हेलो गाइज, आई एम डी के सोनवाल और आप देख रहे हैं NC4 नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि NC4 नर्सिंग ऑफिसर जो यूट्यूब चैनल है उस पर सबसे पहले आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एंड आंसर की और एडमिट कार्ड एक्सेट्रा एंड रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अब से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, वो भी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में। और फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है गाइज, MP CHO एंड व्यापम MPPV एंड CRPF का एग्ज़ाम होने वाला है और अदर नर्सिंग एग्ज़ाम्स भी होते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs मैं लेके आया हूँ। और ओनली हम यहाँ पर 10 MCQs की बात करेंगे, ज़्यादा MCQs हम नहीं ले रहे हैं आज। और यहाँ पर आपको सॉल्व कराया जाएगा विद रैशनल, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। और वीडियो अच्छा लगे, MCQs अच्छे लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। और कमेंट सेक्शन में बताना कोई भी कमी हो या कैसा आपको लगे MCQs हैं वो कितने स्टैंडर्ड हैं, वो सभी मुझे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और ज़्यादा इंक्वायरी करनी है आपको फर्दर कोई भी वैकेंसी से अपडेट या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है पर्सनल, तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के डाउट को क्लियर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आज का फर्स्ट MCQ जो हमारा रहने वाला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली सिंगल वाटर सोल्यूबल विटामिन विच स्टोर्ड इन लीवर। यहाँ पर पूछा गया है कि ओनली जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ओनली एक ही ऐसा विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि लीवर के अंदर स्टोर रहता है। कहाँ पर? लीवर के अंदर स्टोर रहता है। विटामिन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। कौन से? फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनको प्रोटीन सोल्यूबल भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? प्रोटीन सोल्यूबल विटामिन भी कहा जाता है किनको? वाटर सोल्यूबल विटामिन को। सो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाटर सोल्यूबल कौन सा ओनली सिंगल है जो कि लीवर के अंदर स्टोर रहता है। तो लीवर के अंदर जो स्टोर रहता है वो राइट आंसर जाएगा अपना विटामिन B12। साइनोकोबालामाइन जो है, साइनोकोबालान विटामिन B12 का केमिकल नेम है। तो ये क्या है? ओनली ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सोल्यूबल है और ये लीवर के अंदर स्टोर रहता है। बाकी कोई सा भी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो लीवर के अंदर स्टोर नहीं रहते हैं। जबकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है A, D और E के, A, D, E के, वो सारे के सारे क्या है? लीवर के अंदर स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ मीन पृथ्वी पर सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी सेल है वो है ऑर्किड एग। ऑर्किड एग का मतलब है यहाँ पर जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो है यहाँ पर। तो गाइस, न्यूरॉन का आपको पता ही है, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इन मेल के अंदर पूछा जाए तो न्यूरॉन, और फीमेल के अंदर पूछे जाए तो ओवम लार्जेस्ट है एंड नेफ्रॉन का कोई यहाँ कनेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर निकलेगा वो ऑर्किड एग निकलेगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन सर्काडियन रिदम ऑफ द बॉडी। अब देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। सर्काडियन रिदम आपने पढ़ा होगा अच्छे से। सर्काडियन रिदम को और दूसरा क्या किस नाम से जाना जाता है? इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। और इसको जो मेंटेन करता है, कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मेलेनिन। तो मेलेनिन यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं होगा, बिकॉज मेलेनिन है वो स्किन का जो कलर होता है, डार्कनेस और जो फेयरनेस होती है उसको मेंटेन करता है। मेलेनिन की यदि मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो आपकी स्किन का कलर डार्क होगा और कम है तो फेयर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यहाँ पर किसी भी टाइप से इसका रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जो B, ये राइट आंसर है इसका मेलेटोनिन, बिकॉज मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है और ये क्या करता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी है उसको मेंटेन करता है। मतलब सर्काडियन रिदम ऑफ द बॉडी को ये मेंटेन करके चलता है, बिकॉज सर्काडियन एक ऐसी रिदम होती है कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी कंट्री में, कहीं भी, हम इंडिया की बात कर लेते हैं ओनली,
वो अगर यदि 6 बजे जगता है 6 बजे जगता है तो वो पर डे 6 बजे ही जगेगा। एक एबनॉर्मल जो पर्सन होता है उनकी बात अलग है, वो एक अपवाद हो जाते हैं। अदरवाइज एक हेल्दी पर्सन होता है उनके अंदर सर्काडियम जो रिदम होती है वो फॉलो होती है। यदि उसको 6 बजे जगना है तो 6 बजे ही जगेगा। 8 बजे ब्रेकफास्ट लेना है 8 बजे वो ब्रेकफास्ट लेगा, ऑटोमेटिक उसको भूख लग जाएगी। 1 बजे उसको लंच लेना है तो 1 बजे वो लंच लेगा ही, और रात को उसे 10 बजे सोना है तो वो रात को 10 बजे सोगा। इस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलता रहता है, उसको मेंटेन करता है, वो मेलेटोनिन हार्मोन मेंटेन करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं गाइज। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर आर रेस्पॉन्सिबल टू अवेकनिंग। ओके, आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अवेकनिंग। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन नहीं न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि जगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सच आप नाइट को स्टडी कर रहे हो और आपको नींद आ रही है फिर भी आप जग रहे हो, तो वहाँ पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो वर्क कर रहा है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में एडिनोसिन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हिस्टामिन। सेकंड और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर सीरोटोनिन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो एडिनोसिन है वो सेकंड मोस्ट कॉमन है। एडिनोसिन था जो ए ऑप्शन था, यहाँ पर ए ऑप्शन था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए ऑप्शन था वो एडिनोसिन था। क्या था? एडिनोसिन। जो एडिनोसिन है वो सेकंड मोस्ट रेस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर है, किसके लिए? अवेकनिंग के लिए। और जो सीरोटोनिन है वो किसके लिए है? यहाँ पर स्लीप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? स्लीप के लिए। यदि आपको सुलाने का काम करता है वो तो सीरोटोनिन करता है। और ऑल ऑफ द अबव तो यहाँ हो ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर सीरोटोनिन है वो स्लीप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बचा कौन सा हमारे पास? हिस्टामिन। तो हिस्टामिन इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द अवेकनिंग कंडीशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं गाइज। हॉट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब हमारी बॉडी का सबसे हॉट ऑर्गन कौन सा है? तो हार्ट है। प्रॉपर 24 आवर ये वर्क करता है, लेकिन इसको हॉट ऑर्गन नहीं बोल सकते हैं। दूसरा स्टोमक नहीं, लंग्स ये भी नहीं है। तो फिर राइट आंसर क्या है इसका? वो है लीवर। बिकॉज लीवर के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं। अपन कोई भी मेडिसिन, कोई भी सब्सटेंस खाते हैं, ईट करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर होता है। इसलिए इसके अंदर ड्रग्स यूज करते हैं जो, और कोई भी केमिकल सब्सटेंस हम यूज करते हैं तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी कहाँ होता है? लीवर के अंदर भी होता है। क्या? डिटॉक्सिफिकेशन। इसलिए इसके अंदर 24 आवर रिएक्शंस होती रहती हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो होती रहती हैं। इसलिए ये बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन भी है और सबसे हॉट ऑर्गन भी लीवर को माना जाता है। आपने पढ़ा होगा सबसे जो बिजी ऑर्गन है वो तो हार्ट है, लेकिन हार्ट है वो सेकंड बिजी ऑर्गन में आता है। सेकंड बिजी ऑर्गन, फर्स्ट में लीवर ही आएगा। ओके गाइज, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म टू असेस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एब्जॉर्प्शन होता है किसका? विटामिन B12 का। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? टर्मिनल इलियम से। कहाँ से होता है? टर्मिनल इलियम से। ओके माय फ्रेंड, टर्मिनल इलियम से। तो जो टर्मिनल इलियम पर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको कैसे असेस करेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? टेस्ट आर परफॉर्म टू असेस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, मतलब यहाँ पर कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? तो उसके लिए स्केलिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। कौन सा? स्केलिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन न्यूनेट। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि न्यूनेट के अंदर, किसके अंदर? न्यूनेट के अंदर। यहाँ क्वेश्चन को आपको नोटिस करना है कि इन्फेंट में पूछा है, चिल्ड्रन में पूछा है, या एडल्ट में पूछा है, या फिर न्यूनेट में पूछा है। चारों के आंसर ही अलग हो जाते हैं। सो यहाँ पर मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर पूछा है किसके अंदर? न्यूनेट के अंदर। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो ग्लियोमा है वो तो एडल्ट के अंदर होता है मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर।
किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। ओके गाइज। एंड जो मेडुलोब्लास्टोमा है ये चिल्ड्रन के अंदर होता है, मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर। एंड एस्ट्रोसाइटोमा है वो इन्फेंट के अंदर होता है, किसके अंदर होता है फ्रेंड्स, इन्फेंट्स के अंदर होता है, मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर। अब बच्चा कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच्चा कौन सा, एपेंडोसाइटोमा। तो एपेंडोसाइटोमा ही न्यूनेट के अंदर मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर पाया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स। सो राइट आंसर एपेंडोसाइटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर कैन कॉज शार्ट सिंड्रोम। मतलब कौन सा कैंसर है जो शार्ट सिंड्रोम कॉज कर सकता है। ओके, फुल फॉर्म है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिंड्रोम। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि फॉलोइंग कैंसर, नीचे जो कैंसर दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कैंसर है जो शार्ट सिंड्रोम का कारण है, जो शार्ट सिंड्रोम कॉज करता है। तो लंग कैंसर, NSCLC एंड रीनल कैंसर और नन ऑफ द अबव। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यदि इसका, वैसे पहले मैं राइट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है NSCLC। मतलब इसकी फुल फॉर्म है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो फ्रेंड्स लंग कैंसर है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर। एक तो होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो यहाँ पर यदि NSCLC नहीं होता तो इसका राइट आंसर जाता लंग कैंसर, लेकिन यहाँ पर NSCLC है तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा V। NSCLC मीन्स नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है, वो शार्ट सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स को रिमूव करते हैं, एक सर्जरी की जाती है जिसमें सर्विक्स को रिमूव किया जाता है जब सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो उस टर्म को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला सर्वेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट हम दो ऑप्शन और देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। कोल्डोस्कोपी एंड ट्रैकेलोक्टोमी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो ट्रैकेलोक्टोमी जाएगा। हिस्टेरेक्टोमी के अंदर तो क्या है, जो यूट्रस होता है उसी को पूरे को रिमूव किया जाता है। कोल्डोस्कोपी के अंदर क्या है, जो डगलस ऑफ पाउच है उसको असेस, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ट्रैकेलेक्टोमी, इसका राइट आंसर है। ट्रैकेलेक्टोमी का मीन्स होता है यहाँ पर रिमूवल ऑफ सर्विक्स। गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गूज प्लस। कौन सी मसल्स है जो कि गूज प्लस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, गूज प्लस कराने के लिए कौन सी मसल है वो जिम्मेदार होती है। गूज प्लस क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे गूज प्लस की। तो गूज प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, अपन बोलते हैं हिंदी में रोंगटे खड़े होना। क्या, रोंगटे खड़े होना। रोंगटे, थोड़ा पेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है मेरा, रोंगटे खड़े होना। ओके, तो रोंगटे खड़े होने के लिए कौन सी मसल जिम्मेदार होती है, कौन सी मसल है वो रोंगटे खड़े कराती है। तो स्टेपेडियस, ये बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स है, ये नहीं है। ओके, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ये अपने आई में पाई जाती है, ये भी नहीं है। लैटिसमस डोर्साई, ये भी नहीं है। और इसका जो राइट आंसर है वो एरेक्टोप्राई मसल है। कौन सी, एरेक्टोप्राई मसल। एरेक्टोप्लाई मसल है जो कि एलोपेशिया में भी कुछ हद तक रेस्पॉन्सिबल होती है। जब ये वीक हो जाती है तो एलोपेशिया देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, सो आज के इम्पोर्टेंट MCQs यही थे फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट फिर हम एक फिर अच्छे से वीडियो के साथ में आएंगे और अच्छे MCQs लेके आएंगे आपके लिए। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी लेटेस्ट और अपडेट्स के साथ में, या फिर एक अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ या MCQs के साथ में। सो अगेन थैंक यू गाइज, जय हिंद।